मनुस्मृति के प्रथम अध्याय का आज हम छठा श्लोक करेंगे। ततः स्वयंभूर्भगवान् अव्यक्तो व्यञ्जयन्निदं महाभूतादिवृत्तौजः प्रादुरासीत् तमोनुदः। इससे पहले की जो श्लोक था वो था सृष्टि से पहले की यूनिवर्स की अवस्था, जिसमें ये जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, जो डिजॉल्व स्टेट में था, प्रलय अवस्था में था। वो कैसा था? जो नासदीय सुक्त ऋग्वेद के मंत्र है, उसका एक तरह के ये शॉर्ट ट्रांसलेशन था कि सब कुछ इनविजिबल, अंधेरा अंधेरा, अननोएबल, इन्फ्रेंस करने भी जो नहीं किया जा सकता, एक डॉर्मेंट स्टेज में सब कुछ था। ये हमने पढ़ा था। और इसकी डिटेल जानना है तो आप नासदीय सुक्त ऋग्वेद का देख सकते हैं। मनुस्मृति में जो सृष्टि, जो स्टार्ट करते हैं सृष्टि प्रक्रिया से, वो बहुत ही संक्षेप में है। वो वैदिक थ्योरी के साथ थोड़ी सी माइथोलॉजिकल उसमें टेस्ट है, तो उसके साथ हम समझेंगे। अगला, वो जो प्रलय अवस्था के बाद उस ये उसका वर्णन है। तथा उसके बाद जब प्रलय अवस्था का, प्रलय टाइम का पीरियड खत्म हो गया, तब स्वयंभूर भगवान, वो जो ऑलमाइटी पावरफुल भगवान स्वयंभू, जो कि सेल्फ एग्जिस्टेंट है, खुद, जिसको किसी ने बनाया नहीं, और जो कि तमोनुदह, तमह कहते हैं अंधेरा, डार्कनेस, नुदह मोटिवेटर। पर एक्चुअली यहाँ तमोनुद का अर्थ अंधेरे को चुभाने वाला नहीं, अपितु वो जो प्रकृति, अर्थात जो मैटेरियल वर्ल्ड की जो प्राइमोडियल स्टेट है, प्रकृति, उसको मोटिवेट करने वाला, क्योंकि आ चुका है सृष्टि प्रक्रिया होने का, उसको इंस्पायर, मोटिवेट, या उसके अंदर वो हलचल पैदा करने वाला जो परमात्मा है, उन्होंने, जो कि खुद अव्यक्त है, इनविजिबल है, जिसको बताया नहीं जा सकता, ऐसे परमात्मा ने महाभूत आदि वृत्तौजा व्यंजयन इदम, इस अंधकार, डार्कनेस वाली जो प्रकृति है, प्रकृति मतलब प्राइमोडियल स्टेट ऑफ द यूनिवर्स, मैटेरियल यूनिवर्स, उसको व्यंजयन, उसको प्रकाशित करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए मोटिवेट किया, जिससे कि महाभूत आदि, जो ये पंच महाभूत आदि हैं, वो आगे, और ऊर्जा, ओजह, जो एनर्जी वगैरह, वो डेवलप हो सके। महाभूताति वृत्त ओजह, वो ओजह से एनर्जी, महाभूता आदि जो दूसरे मटेरियल एलिमेंट्स हैं, वो डेवलप हो सके। यो सावतीन्द्रिय ग्राह्यः सूक्ष्मो व्यक्तः सनातनः सर्वभूतमयो चिन्त्य स एव स्वयमुद्भवौ। असौ अतीन्द्रिय ग्राह्य, वो जो ईश्वर, जो कि इंद्रियों के द्वारा अप्रिहेंडेड नहीं है, अर्थात अतीन्द्रिय है। वो तो आप योग दर्शन, गीता, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद वगैरह में पढ़ते हैं। परमात्मा के एडजेक्टिव है, जो इंद्रिय या मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता, अग्राह्य। सूक्ष्म, बहुत ही सटल है। अव्यक्त, जो कि अनमैनिफेस्ट है। सनातन, जो इटर्नल है। ये सब चीजें आप उपनिषद पढ़ पढ़ के आप पढ़ चुके होंगे, ये ईश्वर के जो भी एडजेक्टिव्स हैं। हम सर्वभूतमय, जिसके अंदर सभी सभी क्रिएचर, और क्रिएचर्स की जो ओरिजिन है जिसके अंदर है, क्योंकि वो सर्वभूतमय है,
ही इज फुल ऑफ ऑल द क्रिएटेड थिंग्स, अर्थात उसके अंदर सब चीजें समाया है, अचिंत्य है, जिसको सोचा नहीं जा सकता, क्योंकि वो जाना नहीं जा सकता। सएव स्वयं उद्भवौ, तो सबसे पहले वही प्रकट हुआ। वही प्रकट हुआ का मतलब क्या है? आप पिछले उपनिषद वगैरह में पढ़ते हैं, मेटाफोरिकली प्रकृति जो रेगुलर क्लास में आते हैं उनकी तो क्लियर होगा, जो नए क्लास में आए हैं मनुस्मृति में, उनके लिए बता दें। ये जो यूनिवर्स है, जो मैनिफेस्ट है, इसको विकृति कहते हैं। वो वर्ड याद रखिए, विकृति मतलब ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट ऑफ जो रॉ थिंग है। और प्रकृति इसकी जो रॉ मटेरियल है, उसको प्रकृति कहते हैं। अर्थात जिससे ये सारी संसार मैटेरियल ओरिजिन हुआ है, जो प्राइमोडियल स्टेट है, उसको प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति को परमात्मा का शरीर, बॉडी के रूप में पोर्ट्रे किया जाता है मेटाफोरिकली। अभी आपने श्वेताश्वतर उपनिषद में भी उसको पढ़ा। अब ये जो सृष्टि होती है, अब कोई भी क्रिएशन है तो उसमें मेल एंड फीमेल का मिलना होता है। मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, इनका मिलना होता है। तो इसी मेटाफोर को वो दिखाते हैं, जब ये जो दुनिया बनती है, यूनिवर्स किससे बनती है? प्रकृति। प्रकृति माँ को रिप्रेजेंट करती, जो मैटेरियल कॉज। परमात्मा फादर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एफिशिएंट कॉज, निमित्त कारक। तो दोनों का एक दूसरे से जब मिलते हैं तो नॉर्मल सृष्टि होती है। अब ईश्वर और प्रकृति में मिलना तो कोई मतलब नहीं है, प्रकृति परमात्मा में ही है, परमात्मा प्रकृति में ही है, वो तो ऑलरेडी है ही। पर हमारी समझ के लिए ये जो रेटोरिक है या जो मेटाफोर है, वो एक एग्जाम्पल के रूप में देते हैं कि मानो जब सृष्टि का टाइम आया, प्रलय की टाइम कितनी होती है? 100 ब्रह्म ईयर्स, है ना, 100 ब्रह्म वर्ष। सृष्टि की जो क्रिएटेड यूनिवर्स है, उसकी लाइफ स्पैन क्या है? अगेन 100 ब्रह्म वर्ष। 100 ब्रह्म वर्ष कितना है कि वैसे ये मनुस्मृति में पढ़ेंगे, पर मैं आपको हल्की सी आज बता दूं। मतलब 4,32,432 ईयर्स की एक यूनिट को कलियुग कहते हैं। बड़े यूनिट से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, कलियुग कहते हैं। और एक ईयर हिंदू कैलेंडर में, मतलब वैदिक कैलेंडर में 360 डेज माना जाता है। और हर 4 साल में एक एक्स्ट्रा मंथ ऐड हो जाता है, जिससे कि बाकी बचे कुचे जो वो है वो एडजस्ट हो जाता है। तो 4,32,000 साल की एक यूनिट को कलियुग कहते हैं। इसको आप बेस मानिए, इसको दो में मल्टीप्लाई करिए तो वो बनेगा द्वापर युग, मतलब 8,64,000। इसको 3 में मल्टीप्लाई करिए कलियुग को, तो वो बनेगा 12 लाख समथिंग। और उसको आप 4 में मल्टीप्लाई करिए, वो सत्ययुग कहलाता है। ये चारों युगों की जो जितने भी 4 यूनिट आपको बताया, कली, द्वापर, त्रेता एंड सत्य, इनको जब आप मिला देते हैं, जितने वर्ष बनता है, उसको एक महायुग कहते हैं, महायुग। तो 72, ध्यान रखिए, 72 महायुगों का एक यूनिट को एक मनवंतर कहते हैं। 14 मनवंतरों का एक यूनिट को एक कल्प कहते हैं। कल्प, 14 मनवंतरों की एक यूनिट एक कल्प है। दो कल्पों का टू एक यूनिट को, दो कल्पों की एक यूनिट को एक ब्रह्म डे नाइट कहते हैं। ब्रह्म दिन, ब्रह्मो अहोरात्र। अहोरात्र मतलब दिन रात मिला के, जिसको हम इंसानी ह्यूमन ईयर में, ह्यूमन लैंग्वेज में डे नाइट कहते हैं, 24 आवर्स। तो दो कल्पों में, मतलब एक कल्प डे मानो, एक कल्प रात मानो, तो वो है। और
720 कल्प इक्वल टू 1 ब्रह्म वर्ष। अब 100 ब्रह्म वर्ष जितना भी बनेगा, मतलब आप कैलकुलेट करेंगे, वो हमारे यहाँ माना जाता है कि उतना एक सृष्टि का, एक क्रिएशन की लाइफ स्पैन। और जब प्रलय होता है, डिसॉल्व स्टेट होता है, वो भी उतने ही 100 ब्रह्म वर्ष तक ये पूरा यूनिवर्स डोरमेंट स्टेज में या इनएक्टिव मोड में रहता है। अब वो समय पूरा हो गया, प्रलय की काल पूरा हो गया, अब सृष्टि होगी। अब प्रलय के समय बाकी चीजें किस अवस्था में होते हैं? डोरमेंट स्टेज में। सब एक दूसरे से मिल जाते हैं। हम डिटेल में तो आगे मनुस्मृति में भी बात करेंगे, योग दर्शन में भी पढ़ेंगे, गीता में भी पढ़ेंगे। इन सब पर आपको बहुत मौका मिलेगा ये क्रिएशन की इवोल्यूशन थ्योरी समझने के लिए, तो मैं ज्यादा टाइम उसमें वेस्ट आज नहीं करूंगा। अब मनुस्मृति बहुत शॉर्ट में बताता है, तो हम शॉर्ट में ही रखें क्योंकि हम आगे भी बढ़ना है। तो अब जब क्रिएशन की टाइम आती है, प्रकृति तो परमात्मा में है, परमात्मा भी प्रकृति में है। प्रकृति वही जो डिसॉल्व स्टेट ऑफ द यूनिवर्स है। अब सृष्टि का टाइम आया, उसको एक पोएटिक वे में बताते हैं, मानो जैसे वेद उपनिषद में आप पढ़ते हो कि सो कामयत, उसने चाहा कि सृष्टि होवे, और उसमें हलचल हुई प्रकृति में, और उसने प्रकृति के अंदर घुसा, सृष्टि हुई। ये मेटाफोर है। इसी तरह यहाँ मनुस्मृति में कहता है परमात्मा ने शरीर धारण कर लिया। शरीर धारण कर लिया, वो जो प्रकृति है वही उसकी, प्रकृति से ही सृष्टि बनती है ना, यूनिवर्स बनती है मटेरियल का। सोभिध्याय शरीरात् स्वात् शिश्रक्षुर विविधा प्रजा अपयेव ससर्जादौ तासु वीर्यमवासृचत्। उसी परमात्मा ने अपना जो शरीर या बॉडी रूपक जो प्रकृति है, प्रकृति मतलब जो प्राइमोडियल स्टेट ऑफ द होल मैटेरियल वर्ल्ड है, उससे उसने सारी संसार को, प्रजाओं को, क्रिएचर को पैदा करने की इच्छा से कि अब दुनिया पैदा हो, अब संसार पैदा हो, इस भाव से सबसे पहले उससे क्या पैदा किया? अपएव ससर्जदौ। सबसे पहले अपह पैदा किया। अपह डिक्शनरी में पानी को बोलते हैं, वाटर। तासु वीर्यम अवासृजत, और उसने उसमें वीर्य को डाला, सीड को, बीज को डाला। अब पानी सृष्टि के आरंभ में कुछ था ही नहीं, तो पानी कहाँ से आया? पानी तो बहुत बहुत लेटर पीरियड में डेवलप होता है। इवन जो पंच महाभूत डेवलप होते हैं, उसमें जो फोर्थ स्टेज में जाकर पानी आता है, और लास्ट स्टेज में सॉलिड चीजें आती हैं। पहले आकाश, फिर वायु। तो यह पानी का मतलब वाटर नहीं, आपह का मतलब है। तो आपह का मतलब होता है, इसको आप जो मैमल की या ह्यूमन बीइंग की क्रिएशन से कनेक्ट करके देखेंगे तब। तो मनुष्य या जो मैमल्स होते हैं, सृष्टि करते हैं, पुरुष और स्त्री की संबंध में जिस तरह वीर्य का आने पर ही, वीर्य मतलब वो बीज सिमन है जो कि सीड का काम करता है, इसी को मेटाफोरिकली कहते हैं। मानो परमात्मा ने वो जो प्रकृति में जो हलचल, क्योंकि प्रकृति यहाँ फेमिनिन रूप में प्रेजेंट किया जाता है, यहाँ मतलब मनुस्मृति में नहीं, ओवरऑल जो पोएटिक वैदिक स्टाइल में, वैदिक स्टाइल पोएटिक स्टाइल होती है। दर्शनों में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, जो सांख्य और योग में आप पढ़ते हैं। तो वो जो प्रकृति की फर्टाइल स्टेज है, ध्यान दीजिए, जो फर्टाइल स्टेज है सृष्टि को पैदा करने के लिए, अब प्रकृति प्राइमोडियल स्टेट प्रिपेयर हो रहा है, उस स्टेट को आपह कहा। और मानो परमात्मा ने उसमें वीर्य या बीज डाला, मानो तदंडम अभवत इमं सहस्रांशु समप्रभम तस्मिन् यज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामह। और उसके बाद क्या हुआ? हेम, हेम कहते हैं गोल्ड को, सोना को। हैम कहते हैं गोल्डन। अंडा कहते हैं एग।
एक गोल्डन अंडा, सहस्रांशु समप्रभम, सूरज के समान तेज वाला, अर्थात एक्सट्रीमली शाइनिंग एक गोल्डन अंडा उसमें पैदा हुआ, बना। तस्मिन यज्ञ स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामह, वो डेवलप हुआ और उसी के साथ सर्वलोक का, समस्त संसार के पितामह ब्रह्मा पैदा हुआ। अब ये एक मिक्सचर ऑफ फिलोसफी एंड माइथोलॉजी है। अब वेदों में हिरण्यगर्भ सूक्त, अगर पहले मैंने आपको थोड़ी बहुत चर्चा की है, एक मंत्र यूज होता है, पूरा सूक्त है वो, एक्चुअली वहां पर है, हिरण्यगर्भ समवर्तत अग्रे भूतस्य जात। जब सारे क्रिएचर यूनिवर्स बनने से पहले सबसे पहले हिरण्यगर्भ पैदा हुआ, हिरण्यगर्भ पैदा हुआ। उसी हिरण्यगर्भ को आगे पुराणों में ब्रह्मा के रूप में एस्टेब्लिश किया गया कि परमात्मा ने सबसे पहले ब्रह्मा को पैदा किया और ब्रह्मा ने सृष्टि रचाई। चलिए ब्रह्मा क्या है बाद में समझेंगे, पहले हिरण्यगर्भ समझ लीजिए, जो नए लोग हैं। अब हिरण्यगर्भ की लिटरेरी मीनिंग क्या है? हिरण्य मतलब सोना, गोल्ड, और गर्भ कहते हैं पेट, वोम, तो गोल्डन वोम, गर्भ, गोल्डन वोम। अब क्या है गोल्ड, क्या है? शाइनिंग है। अब इसको कनेक्ट करिए जो मॉडर्न कॉस्मोलॉजी थ्योरी से। जब यूनिवर्स का बिगिनिंग पॉइंट होती है ना, प्रोसेस स्टार्ट होती है बिग बैंग से पहले, मतलब बिग बैंग का हमारे यहाँ को उतना नहीं है, पर जस्ट, तो प्रकृति में जब सृष्टि होने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो जो भी सबसे पहले चीजें आती है वो क्या आती है? एनर्जी, वो मास एनर्जी, जो भी आप जिसको कहते हैं, वो बिग बैंग की है। वो क्या है? वो हिरण्य है, गोल्डन है, शाइनिंग है, इल्यूमिनेटिंग है, प्रकाश। गोल्ड उसी को कहा जाता है, गोल्डन, गोल्ड का एग्जाम्पल उसी के लिए दिया जाता है। अब जैसे एक माँ प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट के पहले दिन नहीं, पहला घंटा है, पहला मूवमेंट है। हो सकता है डॉक्टर उसको डायग्नोसिस ना कर पाए कि अभी वो प्रेग्नेंट है, वो तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते या पता नहीं कितने हफ्तों के बाद पता लगता है टेस्ट से। पर जो, अगर 5 बज के 2 मिनट 6 सेकेंड और इतने में कंसेप्शन हुआ है, उसके बाद तो ग्रोथ स्टार्ट हो गया, पता तो बाद में लगता है। द मोमेंट कंसेप्शन हुआ तो माँ गर्भवती हो गई। अब वो शिलान्यास जो ना, फाउंडेशन आ गया, अब धीरे धीरे वो प्रोसेस बनेगा। तो प्रकृति जब गर्भवती, मतलब गर्भवती में प्लीज आप लोग सब एजुकेटेड हैं, आप इस वर्ड को आप मेटाफोरिकली लीजिएगा, है ना। गर्भवती नहीं कि प्रकृति को इंसान की तरह गर्भवती, प्रेग्नेंट हुई। जब सृष्टि पैदा होने की अवस्थाएं, जो इनिशियल स्टेट है, वो बढ़ रही है। वो प्रकृति कहां पर है? उसकी सबस्ट्रेटम क्या है? उसके आश्रय क्या है? परमात्मा है। तो परमात्मा के अंदर ही तो प्रकृति है और प्रकृति में हलचल बन रहा है, दुनिया बनेगी। मानो मानो, है ना, मानो परमात्मा हिरण्यगर्भ है, परमात्मा ही गर्भ वाला है, क्योंकि इसी से सृष्टि होगी। परमात्मा में प्रकृति है और प्रकृति में हलचल हो रहा है सृष्टि की। ये कंसेप्शन की पीरियड है या उसके ठीक बाद का पीरियड है। इसी स्टेट को हिरण्यगर्भ कहते हैं, परमात्मा की स्टेट को। ये आगे जाकर के पुराणों में इसी, यही जो हिरण्यगर्भ स्टेट है, जो एक पिकुलरली कॉस्मोलॉजिकल स्टेट है फिलोसॉफिकल चीजों में, वो माइथोलॉजिकली या पोएटिक वे में इसको ब्रह्मा कहा गया। इस सृष्टि के आरंभ में परमात्मा से सबसे पहले कौन आया? ब्रह्मा। ब्रह्मा ने सृष्टि की। ये पौराणिक स्टाइल। वैदिक स्टाइल क्या है?
वो परमात्मा हिरण्यगर्भ कहलाता है जब सृष्टि प्रक्रिया शुरू होती है, और उसी हिरण्यगर्भ परमात्मा से सृष्टि हुई। दोनों क्लियर हुई? पुराण की ब्रह्मा और वेदों में जो हिरण्यगर्भ कंसेप्ट, दोनों आप कनेक्ट कर पा रहे? तो धर्मशास्त्र पुराण और फिलोसफी का बीच का है ना? धर्मशास्त्र ना पुराण होता है ना फिलोसफी होता है। तो वो एक फ्लो में ना, पब्लिक के लिए बताया गया फ्लो की बात है। तो वही कह रहा है, जब सृष्टि प्रक्रिया की शुरुआत हुई तो वो उस समय वो ब्रह्मा पैदा हुआ, मतलब वो हिरण्यगर्भ का परमात्मा हिरण्यगर्भ रूप में प्रकट हुआ। गुरुजी, आयुर्वेद में कहा है गर्भधारणा के लिए ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज, ये चार तत्व होते हैं। तो ये ऐसे हुआ ना? ऋतु पहला है, ऋतु ऋतु जो ऋतु, जिसको आप फिर मेंस्ट्रुअल। क्षेत्र, हाँ, हाँ, समय, क्षेत्र, क्षेत्र, देखिए क्षेत्र मतलब लैंड, ध्यान रखिए। हाँ, जहां पर आगे, वो अंडा होगा। अंबु, हाँ, अंबु होना अम्ल जरूरी मतलब है। पानी, जो अभी पानी, आपने पढ़ा, आपह जल। हाँ, और बीज, बीज, बीज भी आपने वीर्य पढ़ा। तो देखिए, हाँ। वो बड़ा अच्छा, थैंक यू नियति जी, आपने ये बात उठाई। तो आयुर्वेद में भी गर्भक की स्थिति में ये जो उन्होंने चार पांच पर्यायवाची सिनोनिमस वर्ड दिया, तो वो उसमें भी पानी शब्द है, उसमें भी वही शब्द है। तो थैंक यू नियति जी इस बात को रखने के लिए। Clarity, there is a word, something called plasma. I assume प्लाज्मा। that APA is plasma, which is really fluid energy source, which is like vital energy. या, That is the, shall we say, essence of whatever, that APA. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो इवन वेदों में भी बहुत सारे ये जो क्रिएशन की प्रोसेस में ये पानी आपस शब्द आया है। और वहां जैसे अंजना जी ने ये बात उठाई कि आपकी मॉडर्न उसमें भी तो प्लाज्मा वर्ड आता है, जिसको आप कहते हैं एक तरह के फ्लोइंग एनर्जी कहिए या फ्लूइड टाइप की है। तो वो जो प्लाज्मा है, कॉस्मिक प्लाज्मा, आप आपह से वो अर्थ भी ले सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम पहुंचे हिरण्यगर्भ तक, जिसको पौराणिक भाषा में ब्रह्मा कहते, तो मनुस्मृति में उसको ब्रह्मा कहा। तदंडम अभवत हैमम, ये वो एक अंडा बना, अंडा। जैसे अभी नियति जी ने कहा कि गर्भ, अब ये हेम अंड, अंग्रेजी में कहेंगे गोल्डन एग, वैदिक लैंग्वेज में कहेंगे हिरण्यगर्भ। और एक पता है, हमारे आम भाषा में मतलब संस्कृत में ही इस यूनिवर्स के लिए एक वर्ड होता है ब्रह्मांड। जैसे ब्रह्मांड को तोड़िए, ब्रह्म प्लस अंडा, ब्रह्म के अंडा, ब्रह्मांड यूनिवर्स को कहते हैं। तो आप इसकी जो पोएटिक स्टाइल को आपको वो समझना है। वही गोल्डन एग जिसको कहते हैं, वही गोल्डन वोम्ब, है ना? यही ये जो कंसेप्शन की स्टेट है, ये सब उसी चीज को पोइटिकली बात करते हैं। आपो नारायति प्रोक्ता, आपो वै नरसूनवः, ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायण स्मृत। कॉस्मिक प्लाजा या इनिशियल स्टेट ऑफ प्रकृति की सृष्टि प्रक्रिया, जिसको आप या जल कहा गया, उसका और एक नाम है नारा। नार, बहुवचन में नारा। इसको नारा क्यों कहते हैं? क्योंकि वह नर से पैदा हुआ। नर कहते हैं परमात्मा, क्यों बाद में करेंगे। ता यदस्य नयनम, वो नारा, ये जो संसार की इनिशियल स्टेट है, उसका जो अयन है, उसकी जो गति है, जो उसकी ऑब्जेक्टिव है, तेना नारायण स्मृत, इसीलिए उसको नारायण कहते हैं। यहाँ आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग, परमात्मा को, भगवान को नारायण क्यों कहते हैं? तो ये कहते हैं नार प्लस अयन, आप जानते हैं, जैसे रामायण, अयन मतलब जॉइनिंग, अयन मतलब गोल, है ना? अयन मतलब ऑब्जेक्टिव। नार का इन्होंने डेफिनेशन दिया, कहते हैं
ये जो आपह अर्थात द इनिशियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स, इसको नार कहते। बोले क्यों कहते? क्योंकि ये नर से पैदा हुआ है, नर के बच्चे हैं। सुनु शब्द है, सुनु मतलब बच्चे हैं, ये नर के बच्चे हैं। ये नर कौन है? तो नर परमात्मा के लिए यूज हुआ है, क्योंकि नरक से, नर का ये बच्चे हैं। नर कौन है? ईश्वर कौन है? पिता है, फादर है। क्रिएशन में मेल का रोल निभाता है, प्रकृति फीमेल का रोल निभाता है, मानव प्रकृति मदर का रोल निभाता है, अब परमात्मा जो है फादर का रोल निभाता है। तो इसीलिए संसार की हर चीज परमात्मा के संतान है। और ये जो संसार की हर चीज, उसकी जो इनिशियल स्टेट है जिसको नारक कहा, वो भी परमात्मा का ही संतान है। इसलिए नरक के संतान होने से नार, और उस नार का जो गति है, जो जो उसकी रिफ्यूज है, जो उसके आश्रय है, जो उसकी अबोर्ड है, इसीलिए परमात्मा को भी नारायण कहते। यत्तत् कारणम अव्यक्तम नित्यम सदसदात्मकम तद विसृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीर्त्यते। वो जो कारण, कॉज, जो कि अव्यक्त है, अनमैनिफेस्ट है, जो मैनिफेस्ट अभी हुआ नहीं, जो अभी प्रॉपरली अपीयर हुआ नहीं, वो जो कारण मतलब प्रकृति, महतत्व आदि, महतत्व आदि समझ रहे हैं ना, प्रकृति की जो फर्स्ट इवोल्यूशन स्टेज है आदि, वो प्रकृति अव्यक्त है, अनमैनिफेस्ट है, नित्य है, ये तो आप जानते हैं, नित्य है, इटर्नल है, और सदसदात्मकम, ये बड़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है, सदसदात्मकम। सत एग्जिस्टेंस, असत नॉन एग्जिस्टेंस। प्रकृति की जो स्टेट है वो एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस वाला है। एक बड़ा क्लासिकल वर्ड है। इसका मतलब होता है जो एग्जिस्ट करता है, ये भी आप क्लेम नहीं कर सकते हो, वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी आप क्लेम नहीं कर सकते हो। जब दोनों क्लेम आप नहीं कर सकते हो, ऐसी सिचुएशन में उसका नाम देते हैं सदा सदात्मकम। मीन्स आप इसको एग्जिस्टेंस क्यों नहीं कह सकते हो? क्योंकि प्रकृति या जो यूनिवर्स है अभी ऐसी सिचुएशन में है नहीं कि आप उतना कोई दिखाई देता है ना सुनाई देता है। जब कुछ किसी भी फॉर्म में कुछ है ही नहीं, तो आप कैसे उसको कहोगे कि वो एग्जिस्ट करता है? कौन बोलेगा? जो एग्जिस्टेंस बोलेगा वो भी नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब प्राणी भी नहीं होता। नो वन वाज देयर। ये जो वर्ड है वो वैदिक वर्ड है। ना सदासित नो सदासित तदानी, ना तब एग्जिस्टेंस था, ना नॉन एग्जिस्टेंस था। ये बड़ा पिकुलर वर्ड। अच्छा, आप ये भी नहीं कह सकते कि वो नॉन एग्जिस्ट है। क्यों? भाई नॉन एग्जिस्टेंट है तो फिर आया कहां से, बना कैसे? सपोज बीज है, इसको एग्जाम्पल ही समझिए, बहुत ज्यादा कनेक्ट मत करिए। सीड है, अब आपके घर में किचन की जो क्लोजेट है उसमें आपकी राजमा रखा है, छोले रखा है, गेहूं रखा है, वो होल ना मूंग रखा है, जो भी ऐसी चीजें जो अभी होल है जिनमें, पर वो आपको बच्चा, छोटा बच्चा है, वो कहेगा जी ये मूंग कहाँ से बनता है? आपने कहा जी पेड़ से। ये पेड़ कहाँ से बनता है? वो कहेगा इसी मूंग के, ये जो दाल है, ये जो मूंग है या राजमा है या गेहूं है, इसी से बनता है। अच्छा, ये दिखाई क्यों नहीं देता है? अब वो आप एक दिन हो ना हो, वो जाएगा, दो चार मूंग लाएगा या राजमा लाएगा या गेहूं लाएगा, उसको काटेगा या करेगा, कहेगा देखो इसमें तो कोई कोई बीज बीज कुछ है ही नहीं। अब आपके लिए मुश्किल है ना, आप कैसे कहोगे कि पेड़ इसके अंदर एग्जिस्ट करता है? अब इसको प्रूव करने के लिए आप उसको थोड़ा पानी में डालोगे या बाहर जाके मिट्टी में डालोगे, थोड़ी पानी डालोगे, उसको हवा धूप वगैरह लगेगा, तो एक दो दिन के अंदर वो स्प्राउट बनेगा। अब 8-10 दिन धीरे धीरे वो प्लांट बन जाएगा। वो बच्चे को फिर दिखाओ कि देखो ये प्लांट, बोले कहाँ से आया? बोले उसी मूंग से आया, उसी राजमा से, गेहूं से आया, पर उस दिन तो था नहीं। वो वो
पेड़ बीज के अंदर है, ये आप क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि है तो फिर पेड़ क्यों नहीं दिखता। नहीं है, ये भी आप क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसी बीज से ही पेड़ निकला। तो बीज में पेड़ पोटेंशियल के रूप में तो है, पर आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते हो जब तक वो पैदा ना हो। तो बीज में जब तक बीज के रूप में है, तो पेड़ ना आप पेड़ की ना एग्जिस्टेंस मान सकते हो, ना नॉन एग्जिस्टेंस मान सकते हो। क्योंकि पेड़ की एग्जिस्टेंस मानने का मतलब पेड़ की जो स्वरूप है, उसमें पत्ता है, पेड़ है, डालियां है, वो तो कुछ है ही नहीं बीज में। इसी तरह जो प्रेगनेंसी की जो फर्स्ट वीक है, 2 वीक है, 3 वीक है, जो बिगिनिंग पॉइंट है, उस समय आप ये नहीं बता सकते हो कि ये बच्चा है। अब ये नहीं बोल सकते हो कि बच्चा ये नहीं है। यही इसीलिए ऐसी सिचुएशन में जहां पोटेंशियल तो अभी है, पर अभी वो अपने फॉर्म में नहीं है, ऐसी सिचुएशन को डिफाइन करते हैं सदसत। वो एग्जिस्ट भी करता है, नॉन एग्जिस्ट भी करता है। या तो आप दोनों मानोगे या दोनों नहीं मानोगे, क्योंकि एग्जिस्टेंस बोल नहीं सकते हो, नॉन एग्जिस्टेंट भी बोल नहीं सकते। तो प्रकृति की वो जो अवस्था है सदा सदात्मकम, वो भी सत, और सत समझ में आया, एग्जिस्टेंस। असत नॉन एग्जिस्टेंस वाला है। ये जो प्रिंसिपल है, जो प्रकृति रूपक प्रिंसिपल है, तत् विसृष्ट सपुरुषो। और वो जो पुरुष, अच्छा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मनुस्मृति में यहाँ जो पुरुष शब्द है, वो पुरुष शब्द उस प्रकृति के लिए यूज हुआ है जहां से वो सृष्टि होगी, मतलब जिसको पुरुष मतलब जीव, सॉरी, जो जो क्या कहेंगे, नॉर्मली हम क्या कहते हैं, पुरुष मतलब चेतना, कॉन्शसनेस, है ना। या उस परमात्मा जिसके अंदर वो प्रकृति अभी फॉर्मेशन में है, वो परमात्मा लोके ब्रह्मेति कीर्त्यते। वही पुरुष परमात्मा आत्मा चेतन, जिसके अंदर वो प्रकृति सत असत फॉर्म में है, उसी पुरुष को, चलिए पुरुष शब्द है, परमात्मा शब्द नहीं, तो पुरुष का मतलब ही होता है आत्मा। कैसे, मैं अभी बताऊंगा। उसी पुरुष को ब्रह्मा कहा जाता है पौराणिक जगत में। पुरुष के बारे में हमने दूसरे लिटरेचरों में बहुत डिस्कशन किया। पूह, पू मतलब पूर्व, जो संस्कृत में पुरु धातु है, भरना, पूर्ण शब्द भी यहीं से निकला, फूल। पूर्यते इति, जिसको भरा जाता है, विच इज बीइंग फील्ड, उसको पूरा या पूरी कहते हैं। भारत में मोस्ट ऑफ जो शहर है, गांव है, जो कम्युनिटीज है, उनके लास्ट नेम में पुर या पूरी बनता है। विकासपुरी, ना, वो अमुकपुर, है ना, वसंतपुर, ये पूर, ये पूर और पूरी हैबिटेट को कहते हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली भरा जाता है। जहां भी लोग या कोई चीज रहते हैं, वो इट नीड्स टू बी फील्ड। नए पुराने लोग मरते हैं, नए लोग आते हैं, पुरानी जगह पुरानी चीजें जाती हैं, नए जगह आता है, इसको पूर कहते हैं, क्योंकि भरा जाता है। इस यूनिवर्स को भी पूर कहते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंटली फील्ड होता है, नई चीजें बन के आती हैं, पुराने जाती हैं। सोलर सिस्टम नष्ट होते हैं, नए सोलर सिस्टम आते हैं, प्लैनेट जाते हैं, नए प्लैनेट्स आते हैं, लोग मरते हैं, नए, ओ, हर चीज भरता रहता है। दैट्स हाउ ये यूनिवर्स को भी पूर्व कहते हैं। और आपके शरीर को भी पूर्व कहते हैं, क्योंकि इसमें भी भरा जाता है कॉन्स्टेंटली, है ना। और इस पूर्व में रहने वाले को पुरुष कहते हैं। पुरी शेते इति पुरुष। ये शरीर रूपक पूर्व में जो रहता है वो पुरुष आत्मा। इस ब्रह्मांड संसार रूपक पूरी पूर्व में जो रहता है वो पुरुष परमात्मा। बात क्लियर हुई?
तो अगर पुरुष को मैं कंटेम्पररी ट्रांसलेट करूं, सिटीजन, सिटी में रहने वाला सिटीजन, है ना, तो सिटी में रहने वाला सिटीजन है, तो पूर्व में रहने वाला पुरुष है। पूर्व मतलब नगर है, शहर है, हैबिटेट है। हाँ। तो वो जो पुरुष जिसमें वो सत असत वाला, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस वाला, नित्य अनमैनिफेस्ट अव्यक्त कारण कॉज, संसार का मेटेरियल कॉज है, उसी पुरुष को क्या लोके अर्थात आम भाषा में आम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मा इति कथ्यते, उसी को ब्रह्मा कहते हैं। और आप समझ पाए जो पुराणों की ब्रह्मा वैदिक शब्द, वेदों में ब्रह्मा शब्द नहीं, बोला इस अर्थ में नहीं है, तो वेदों में उसके लिए क्या शब्द है, हिरण्यगर्भ। ध्यान रखिए, हिरण्यगर्भ और ब्रह्मा एक ही शब्द पर दो अलग अलग लिटरेचर में अलग रूप। तस्मिन्नंडे स भगवान उषित्वा परिवत्सरम स्वयमेवात्मनुध्यान तदंडमकरो द्विधा। वो जो भगवान हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा, वो उस अंडे के अंदर खुद समा के रहे, कब तक, 1 वर्ष, 1 साल। फिर अपने ध्यान बल से उन्होंने उस अंडे को तोड़ डाला, उस अंडे में 1 साल तक परमात्मा रहे। 1 साल क्या होता है, 1 साल कितने दिन का, मतलब हमारा आपका वाला 1 साल नहीं, वो 365 दिन वाला, एक ब्रह्म वर्ष। सृष्टि को बनने के लिए वो प्रोसेस तो टाइम लगता है ना। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज ध्यान रखिए, जो टाइम यूनिट की हम बात कर रहे थे, उस टाइम यूनिट में हमारे यहाँ और एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट है संधि का। संधि काल, काल मतलब टाइम पीरियड, संधि कहते हैं ट्रांजिशन, ट्रांजिशन पीरियड। और ट्रांजिशन पीरियड को 10% रखा गया है, 10%। दिन और रात को हम क्या कहते हैं, 24 आवर्स। पर ये 12 घंटा, 12 घंटे का दिन रात नहीं है, वो 8-9 घंटे का दिन होगा, 8-9 घंटे का रात होगा, बाकी ट्रांजिशन है। मतलब जो सुबह होता है, ऐसा नहीं कि अंधेरा गया और प्रकाश आ गया। सुबह 4:30 बजे से, या 4, 4:30, अलग अलग जगह अलग अलग है, तो वो सूर्य उगने से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले ही हल्की हल्की प्रकाश आने लगता है। जब तक पूरा सूर्योदय हो जाता है, वो जो ट्रांजिशन, उसी को हम क्या कहते हैं, उषा काल, ब्राह्म मुहूर्त, सुबह, मॉर्निंग, फिर शाम को वही। तो वो एक प्रोसेस होता है जहां धीरे 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 पूरा अंधेरा होता है। ये जो पूरा डार्कनेस होने में वो जो टाइम लगता है, जो एक अचानक तो नहीं होता है, उसको संधि काल कहते हैं, संधि। इसी तरह जब हम पैदा होते हैं, हम अचानक तो पैदा नहीं होते ना, इसीलिए हम 10 महीने तक, कहीं 9 महीने, कहीं 10 महीने तक पेट में रहते हैं। उसको आप क्या काउंट करोगे, एग्जिस्टेंस में काउंट करोगे, नॉन एग्जिस्टेंस में? इसको काउंट किया जाता है ट्रांजिशन पीरियड, संधि काल। तो जब चीजें दिन से रात होता है, वो भी ट्रांजिशन है। जब रात से दिन होगा, वो भी ट्रांजिशन है। यूनिवर्स जब धरती बनी, धरती के पहले आते हैं, तो बनने में कुछ समय लगा, जो मेकिंग पीरियड। अब ये धरती नष्ट होगी, उसमें भी टाइम लगेगा। वो जो नष्ट होने का टाइम, पैदा होने का टाइम, वो ट्रांजिशन पीरियड। इसी तरह सोलर सिस्टम रातों रात तो नहीं बन गया, उसको बनने में कुछ टाइम लगा, उसको नष्ट होने में भी कुछ टाइम लगेगा। इसी तरह होल ब्रह्मांड जब बनता है, उसको बनने में भी टाइम लगेगा और नष्ट होने में भी टाइम लगेगा। ये जो बनने और नष्ट होने की टाइम पीरियड है, जिसको हम ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं, हमारे यहाँ संधि कहते हैं, संधि काल। इसी संधि से संध्या बना।
ये संधि काल के लिए हमारे विद्वानों ने, मतलब जो भी ये एस्ट्रोनॉमी के हमारे आचार्य रहे, उन्होंने उसके लिए 10% मार्जिन रखा है। अगर 100 साल है तो 10 साल होगा ट्रांजिशन पीरियड। जैसे कली युग अभी चल रहा है, 5100 समथिंग है, इससे पहले द्वापर युग। तो उसमें आने में अगर 4,32,000 साल कली युग का टाइम पीरियड है, तो उसकी 10% आप निकालेंगे, हाफ जाएगा शुरुआत में और हाफ जाएगा लास्ट में। हाफ क्यों? क्योंकि द्वापर का भी जो ट्रांजिशन होगा उसका हाफ इसमें जाएगा। 10% मतलब शुरू में 5 और बाद में 5, और जो अगला आ रहा है उसका भी 5, टोटल 10% होता है। तो ये जो शुरुआती संसार अंडा के रूप में डेवलप हुआ, वो डेवलप होने में, अर्थात अंडा मतलब वो जो पीरियड चला सृष्टि को प्रॉपर वे में एक आने में, मैनिफेस्ट करने में, वो कितना बताया? वत्सरम, 1 साल। क्योंकि इंसानी वर्ष में 1 साल तो 1 साल में तो बच्चा पैदा होता है 9-10 महीने में। संसार कहाँ 1 साल में पैदा हो? वो तो पूरा ब्रह्म वर्ष है ना। तो 1 वर्ष तक, ब्रह्म वर्ष तक परमात्मा, वो अंडे, वो जो प्रोसेस चला, प्रेगनेंसी पीरियड, अंडे का पीरियड, अंडा प्रेगनेंसी एक ही है, गर्भ, उसमें 1 वर्ष तक रहने के बाद उन्होंने उस अंडे को विस्फोट किया, तोड़ डाला। अब इसको कंपेयर करिए मॉडर्न डेज की जो बिग बैंग थ्योरी है। ताभ्याम सशकलाभ्याम च दिवं भूमिं च निर्ममे, मध्ये व्योम दिशश्चाष्टावपां स्थानम च शाश्वतम। अब वो विस्फोट हुआ, है ना, एक्सप्लोड हुआ, और उससे क्या बना? दिवम, द सेलेस्टियल रीजन, भूमि, प्लैनेट्स, मध्य व्योम, इन बिटवीन स्पेस, व्योम, दिशा, फिर डायरेक्शंस आ गए, अष्टौ दिशा, जो 8 तरह के डायरेक्शन से, फिर अपाम स्थानम, फिर जब प्लानेट आता है तो पानी, अपाम स्थान, यहाँ अपाम मतलब पानी, मतलब समुन्दर वगैरह, अर्थात जो ग्रॉस सृष्टि में आ गए। तो मनुस्मृति बहुत शॉर्ट में एक्चुअली सृष्टि प्रक्रिया को बताता है, ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल में 8-10 श्लोक में पूरा कर देता है, क्योंकि उसके बाद हमें मनुष्य तक पहुंच करके उन पर बात करनी। अब आप इसको, उसने क्या बोला कि वो विस्फोट हुआ, उसके बाद ये आपके क्या आ गए, सेलेस्टियल रीजन्स, मतलब जो सोलर सिस्टम आदि, प्लैनेट्स, स्पेस। जब स्पेस प्लैनेट्स आ जाते हैं तो डायरेक्शन तो आपको पता है एक रिलेटिव थिंग है। कोई डायरेक्शन नाम का चीज तो होता नहीं है। जब आप हैं तो आप सामने देखेंगे, ये फ्रंट है, जो बैक है वो बैक है, जो ऊपर है वो ऊपर है, जो नीचे नीचे, ये बाएं दाएं। इसी तरह कोई भी चीज हो उसका आप 8 डायरेक्शन बना देंगे, है ना। नहीं, कोना आदि आदि 10 भी होता है, ऊपर नीचे मिलाए तो 10, ऊपर नीचे नहीं मिलाए तो 4, 4 डायरेक्शन, 4 कॉर्नर्स, 8 होता है। ये डायरेक्शंस तभी आते हैं जब आपका कोई चीज बना हुआ होता है। तो मतलब है कि पूरा यूनिवर्स धीरे धीरे, क्योंकि वो यहाँ कंक्लूड करता है, पूरा यूनिवर्स धीरे धीरे बना और ये सब चीजें आने लग गए। बाकी चीजें मैं अगले बार करूंगा, 13 तक है, क्योंकि जो भी 2-4 मिनट है, तो आप लोगों को कुछ कमेंट्स करना है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं प्रार्थना कर लूंगा, फिर आपको ओपन हम करेंगे डिस्कशन के लिए, ठीक है।